जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दागुरु। कल हमने थॉर्नडाइक और पावलोव का सिद्धांत देखा था। थॉर्नडाइक के सिद्धांत जो था वह बिल्ली पे किया गया था और फॉन्डलस मछली पे किया था। पावलोव का सिद्धांत जो था वो कुत्ते पे किया गया था। आज मैंने बताया था वह प्राचीन सिद्धांत भी कहलाता है पावलोव का। तो आज हम आपको स्किनर का सिद्धांत पढ़ाएंगे। स्किनर का सिद्धांत में पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था प्राचीन सिद्धांत जो था वो पावलोव का है। तो नवीन सिद्धांत किसका होगा? नवीन सिद्धांत जिसका है वह है हमारे स्किनर महोदय। स्किनर महोदय का जो क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत है वह नवीन सिद्धांत कहलाता है। जो स्किनर का सिद्धांत है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से उस पर प्रयोग किया गया था, किस पे प्रयोग किया, क्या क्या नाम है, कब प्रयोग किया गया था। चलिए शुरू करते हैं आज का सिद्धांत जो है हमारे स्किनर महोदय का। स्किनर महोदय की एक बहुत अच्छी परिभाषा भी है, याद करने की ट्रिक मैं आपको सभी की बताऊंगा। परिभाषा याद करने की बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएंगी। जो स्किनर का सिद्धांत था, स्किनर ने अपना प्रयोग कबूतर पे, सफ़ेद कबूतर पे और चूहे पे किया था। सफ़ेद चूहा था, सफ़ेद कबूतर था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या प्रयोग किया गया था, जो मैं आपको चित्र के माध्यम से भी बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको समझाऊँगा भी। यह एक बॉक्स में एक चूहे को बंद कर दिया गया था। चूहा है हमारा ये। यहाँ पे एक भोजन का पात्र रखा हुआ था जिसमें एक डोरी बंधी हुई थी और उसका यहाँ पे हुक लगा हुआ था ज़मीन पे। और बीच में सकरे जो भूल भुलैया जैसे रास्ते होते हैं, इधर से जाना इधर से आना, ऐसे देखा होगा, पहेली हल करने का होता है, वैसा ही था। तो चूहा क्या करता था, चूहे के सामने भोजन दिखता था तो चूहा इधर से उधर सकरे रास्ते में होते हुए, भूल भुलैया रास्ते में होते हुए जाता है और वह धोखे से भोजन को देखते हुए और धोखे से उसका पैर लीवर पे पड़ता है। यह लीवर इस पे पड़ता है तो भोजन होता है जो हमारा नीचे आ जाता है। भोजन नीचे आते ही चूहे को वो भोजन मिल जाता है। इस क्रिया में करने के लिए समय लगता है चूहे को ज़्यादा, लेकिन ऐसे ही प्रक्रिया फिर दोबारा होती है। चूहा होता है, चूहे के सामने भोजन होता है, उसका ये डोरी से बना हुआ नीचे ये लीवर होता है, हुक जिसमें लगी होती है, और ये सकरे रास्तों में होते हुए इसको जाना पड़ता है। भूल भुलैया में इधर से होते हुए, जिधर से भी होते हुए बार बार फिर जाता है, फिर उसका धोखे से पैर लीवर पे पड़ता है, भोजन फिर मिल जाता है। ऐसे बार बार इसी प्रक्रिया में चूहे को कम समय लगता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब चूहा समझ जाता है कि अगर मुझे भोजन दिखा, जैसे ही चूहे को भोजन दिखा अब वह उसको रास्ता याद हो जाता है। देखो सबसे पहले मैं बताऊं, चलिए पहले ये बता देता हूँ। जैसे ही चूहे को भोजन दिखा, चूहा जैसे मान लो यहाँ है, चूहा इधर से होते हुए इधर से उधर घूमते हुए, इधर से उधर इधर से उधर ऐसे होते हुए अब सीधे जाता है, लीवर पे सीधे पैर मारता है, भोजन नीचे आ जाता है और वह उसको खा लेता है। तो बात यह है कहने की, इसमें स्किनर ने पहले क्रिया किया है ना। स्किनर ने क्रिया किया और उसके फलस्वरूप वह अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। आपको एक बात बता दूं, जो भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन सभी ने जिस पे भी प्रयोग किया है तो वह किया है हमारे भूखे जानवर पे।
भूखे जानवर पे ही क्यों किया है? देखिए, चाहे थॉर्नडाइक हुए, चाहे पावलोव हुए, चाहे स्किनर हुए, चाहे कॉलर हुए, उन्होंने भूखे जानवर को ही टारगेट किया है। भूखे जानवर पे ही क्यों किया है? देखिए, जिस प्रकार यदि हमें अगर टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए यदि हमें कोई भी फोर्स नहीं होगा या फिर हमें आवश्यकता नहीं होगी तो हम क्यों बनेंगे? मान लो मैं ज़मींदार हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। क्या है? बहुत पैसा है। तो मैं पैसा क्यों कमाऊँगा? मैं बैठे बैठे नहीं खाऊँगा। तो इसी प्रकार क्या होता है, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तभी वह किसी कार्य को करने में ज़्यादा तत्पर रहता है ना। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चनों में भी यही देखा जाता है कि जैसे बच्चा है, बच्चे को पढ़ाना है तो उसको उसके परिवेश से लेके पढ़ाया जाता है, क्योंकि वह परिवेश से ज़्यादा सीखता है, वातावरण से ज़्यादा सीखता है ना। चलिए वो बात की है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सीखते हैं भूखे जानवर पे ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। तभी वह किसी कार्य को ज़्यादा करने के लिए तैयार रहता है। जैसा कि अभी हमने आपको समझा दिया है, स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था वह चूहे, सफ़ेद चूहे और सफ़ेद कबूतर पे किया है। जैसे सफ़ेद चूहे पे किया था उसी प्रकार से कबूतर पे भी किया गया है। जो थॉर्नडाइक का स्किनर का सिद्धांत है वह स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा। RS थ्योरी भी इसे बोलते हैं, यांत्रिकी साधनात्मक भी इसी को बोलते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन भी इसे बोलते हैं। अनुबंधन आ जाए वो तो स्किनर का है ही, क्रिया प्रसूत आ जाए, RS आ जाए। SR था हमारा थॉर्नडाइक का। SR किसका मैंने बताया था? थॉर्नडाइक का है। और RS किसका हो गया हमारा? उल्टा, यानी इसमें पहले उद्दीपक सामने दिखता है फिर रिस्पॉन्स किया जाता है। ये था हमारा थॉर्नडाइक का, और जिसमें पहले अनुबंधन पहले दिखता है यानी कार्य पहले किया जाता है, और स्टिमुलस यानी जो हमारा उद्दीपक है वो बाद में दिखता है। तो ये हमारा कहलाते हैं स्किनर महोदय का, ठीक है। और इस देखिए आपको आगे बताऊंगा इम्पोर्टेंट बातें लास्ट में कि कैसा क्या है, किसने किस पे क्या बताया है। चलिए वापस आते हैं अपने। देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में BF स्किनर, BF का पूरा नाम है ब्रूनर फ्रेडरिक स्किनर ने किया था। उन्होंने सफ़ेद चूहे पे किया था 1938 में, और 1943 में कबूतर पे किया था। ये जो सिद्धांत है यह थॉर्नडाइक के नियम पे ही आधारित है, यानी थॉर्नडाइक ने जिस प्रकार से किया था पहले, लेकिन उन्होंने उद्दीपक दिखा दिया था और फिर बाद में उसका रिस्पॉन्स पहले किया था, उसके बाद उद्दीपक मिलने पे ज़्यादा कारगर साबित हुआ था। इन्होंने भूखे चूहे को बंद किया था एक बॉक्स में, एक लीवर लगा हुआ था जैसे मैंने आपको बताया, भोजन उसमें था, वो जो कई अनुक्रिया की जाती थी, संयोगवश चूहे का पंजा उस लीवर पे लग जाता था, बॉक्स भोजन को पात्र खुल जाता था, भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे चूहे को कम समय में लगने लगा। ऐसे ही करते करते चूहा सीख गया कि अगर मुझे जैसे ही इस बॉक्स में बंद किया जाएगा मुझे भोजन के लिए अनुक्रिया करनी पड़ेगी और मुझे भोजन मिल जाएगा। इसी तरीके से चूहे के करने के बाद में कबूतर पे किया था इन्होंने। SR थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वह RS में बदल दिया। इसमें पहले अनुक्रिया की जाती है, बाद में पुनर्बलन या भोजन मिलता है।
चलिए हम अपने सिद्धांत पे आते हैं। एक शैक्षिक महत्व और देख लीजिए किसमें इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षाकृत व्यवहारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। वांछित अनुक्रियाओं को पुनर्बलन से बालक को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे हम पुनर्बलन देते हैं ना कि शाबाश मेरे बच्चे, बहुत अच्छा बेटा काम किया है, और ऐसे ही कर तो बच्चा जल्दी सीखने लगता है, ना कि डांटने से हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें हर बार यही कर रहे हैं कि वाह बेटा वाह बहुत अच्छा, वाह 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 बेटा बहुत अच्छा किया। ऐसे करने से बच्चा कहेगा कि अरे ये तो गुरुजी की लग रहा है आदत ही है। समय समय के अनुसार हमें ये ध्यान देना पड़ता है, ना कि एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाए। और बच्चे को सकारात्मक और नकारात्मक तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए। बच्चों को पता चल जाता है कि हाँ कहाँ मेरी गलती है कहाँ नहीं है। चलिए अब मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो पावलोव का जो सिद्धांत है, मैंने कल की वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं। पावलोव का जो सिद्धांत है उसमें उद्दीपक का मुख्य था। उद्दीपक पूछा जाता है, उद्दीपक पे किसने जोर दिया है? पावलोव ने। उसके बाद क्या है हमारा स्किनर ने किस पे महत्व दिया है? पुनर्बलन पे। ठीक है, याद रखना, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, पावलोव का जो सिद्धांत था वह प्राचीन सिद्धांत कहलाता है, प्राचीन सिद्धांत। और जो स्किनर का है वह नवीन सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं इसके अन्य नामों में, जो स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है। चलिए मैं आपको पहला नाम बताता हूँ स्किनर के सिद्धांत का, जिसका नाम है क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत के सिद्धांत का तात्पर्य हमारा यह है जिसमें पुनर्बलन के द्वारा, किसके द्वारा? पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुनर्बलन के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा काम करता है तो यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंतर्गत आता है। इसमें सीखने वाले की भूमिका क्या रहती है? सक्रिय रहती है। यानी जो सीखने वाला होता है वह क्या होता है? सक्रिय रहता है, क्योंकि उसको ही तो पुनर्बलन दिया जाता है कि शाबाश बहुत अच्छा किया कार्य, तो वह हमेशा अपने कार्य करने में आगे बढ़ता जाता है। इन्होंने पुनर्बलन पे महत्व दिया है। इन्होंने, जो हमारे थॉर्नडाइक जी थे, स्किनर जी जो थे, इन्होंने 2 प्रकार के व्यवहारों की व्याख्या की है। यानी कहते हैं ये कि इंसान या व्यक्ति में 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला होता है हमारा प्रसूत व्यवहार, ये आप लिख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा आता है हमारा अनुक्रिया व्यवहार। प्रसूत व्यवहार और दूसरा है हमारा अनुक्रिया व्यवहार। प्रसूत व्यवहार में वह होता है जिसमें बिना उद्दीपक की सहायता से कोई भी कार्य होता है। पहले वाले में क्या था हमारा? बिना उद्दीपक हो, यानी उद्दीपक नहीं हो, उद्दीपक रहित। उद्दीपक मैंने आपको कल बताया ही था क्या होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है। उद्दीपक रहित जो होता है वह प्रसूत व्यवहार होता है, और जिसमें उद्दीपक की उपस्थिति होती है वह हमारा होता है अनुक्रिया व्यवहार में। प्रसूत व्यवहार वह होता है जिसमें व्यवहार में बिना उद्दीपक हो, उद्दीपक नहीं हो जिसमें, जैसे क्या?
जैसे कभी कभार हम बैठे बैठे यूँ ही पैर हिलाते रहते हैं, हमें पता तो नहीं होता है कि ये हो रहा है, लेकिन पैर हिलता रहता है, तो यह प्रसूत व्यवहार के अंतर्गत आता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि इंसान का पैर हिलाना किस कारण होता है, कौन से व्यवहार में आता है, तो वो हमारा है प्रसूत व्यवहार के अंतर्गत। और कहा जाता है कि अनुकूलित अनुक्रिया व्यवहार में क्या होता है, इसमें उद्दीपक उपस्थित होता है। यानी कोई भी हम कार्य करते हैं तो यूं ही नहीं करते हैं, कोई कार्य जरूर होता है। जैसे सुई चुभाने पे अचानक एकदम हमारे अंगों का एकदम हम भौचक्के हो जाते हैं, एकदम उछल जाते हैं। रोशनी पड़ने पर पलक का झपकना, जैसे पलक तो हमारी जैसे हमारी ये एक तो यूं ही अपनी पलक झपक रही है, एक रोशनी पड़ने पे जैसे ही पलक झपकती है, तो यह अनुक्रिया व्यवहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, शायद समझ गए होंगे आप। आगे हम आते हैं कॉलर के। आज मैं आपको कॉलर का भी बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमारा चौथा सिद्धांत है। इसके आगे हमने 3 सिद्धांत बता दिए हैं। तो चौथा सिद्धांत है कॉलर का अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत। देखो, दो नाम है, बहुत हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है कॉलर, एक होता है कोहलरबर्ग। है ना। तो कोहलबर्ग जो है वो हमारे नैतिकता से संबंधित हैं। उनका अभी यहाँ पे कोई महत्व योगदान नहीं है, अभी इसके बारे में इसको ना जोड़ना है। ये दोनों अलग अलग हैं, कॉलर अलग है, कॉलर और कोहलबर्ग अलग है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कोहलर के बारे में। कॉलर ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसका नाम है, मैंने आपको बता दिया, अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत। ठीक है। जो कॉलर का सिद्धांत है, उन्होंने अचानक कहा है कि अचानक सूझ होती है तो जल्दी बच्चा सीखता है। तर्कणा शक्ति पे जोर दिया है। इन्होंने चिंतन पर जोर दिया है। कॉलर ने चिंतन पर जोर दिया है। अचानक सूझ होती है तब जल्दी सीखता है, तर्क होता है तो जल्दी सीखता है, यही कहा गया। जिस प्रकार वो चिंपैंजी था, अचानक बैठा हुआ जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था, वो बैठा बैठा सोच रहा था कि किस प्रकार हम केले खाएं, और अचानक उसमें सूझ आई, चिंतन किया उसने, और तुरंत उसने टेबल कम पंखे के नीचे रखी, एक डंडा लिया और केले को पंखे से उतार लिया। उसी प्रकार अब ये हमारे सिद्धांत कंप्लीट होते हैं, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज कर लें। हमने अभी पढ़ा है पिछले वीडियो में थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत हमारे 3 प्रमुख नियम दिए थे: प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, इसमें बताने की कोई बात नहीं, पिछले वीडियो मैंने बहुत बता ही दिया था, लेकिन फिर भी एक मोटे मोटे बिंदु के तौर पे मैं आपको बता दूं। जो प्रभाव का नियम है, उसमें कहा था कि बच्चा जब संतोष असंतोष की प्राप्ति करता है, यानी कार्य करने में सफलता मिलती है तो संतोष उसे होता है, और असंतोष उसे कार्य करने में सफलता ना मिले तब उसे होती है। तत्परता के नियम में जब इंसान तत्पर होता है तो जल्दी सीखता है। अभ्यास के नियम में यह था हमारा कि उपयोग अनुपयोग के नियम से ही संबंधित है। अभ्यास के नियम 2 उपभाग हैं, उपयोग अनुपयोग का नियम, यानी जब हम किसी चीज़ को उपयोग करते रहते हैं तो वह हमारे मन मस्तिष्क में रहती है, और अनुपयोग के नियम में जब हम कार्य करना बंद कर देते हैं वह कुछ समय में हमारे दिमाग से निकल जाता है। थॉर्नडाइक के नियम के बाद हमारा आता है पावलोव का। पावलोव के नियम में हमने बताया था उद्दीपक पे इन्होंने अधिक महत्व दिया था, उद्दीपक पे, और भोजन सीख ये था कि पहले उद्दीपक को पहले एक घंटी बजाता था, उसी प्रकार से वो सोचता था कि मेरे खाना आ रहा है, यानी उसने अनुक्रिया उद्दीपक से कर ली थी, यानी घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। स्वाभाविक इसमें एक शब्द आता है पावलोव के नियम में कि अनुकूलित अनुक्रिया का क्या अर्थ है। अनुकूलित
अनुक्रिया का क्या अर्थ है। अनुकूलित अनुक्रिया से यह अर्थ है कि अस्वाभाविक कोई उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है, उसको किसी स्वाभाविक क्रिया से जोड़ लेना। स्वाभाविक क्रिया से अगर जुड़ जाता है तो इसको अनुकूलित अनुक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे पहले भोजन बजाने से लार गिरती थी सीखने से पहले की स्थिति में, फिर सीखने के समय की स्थिति में क्या था कि घंटी बजती थी और वह सोचता था कि मेरा खाना आ रहा है, लेकिन सीखने के बाद की स्थिति ये हुई कि घंटी बजी और समझो लार टपकी, तो उसने घंटी का संबंध अपने भोजन से जोड़ लिया था। इसी प्रकार जो हमारा स्किनर का सिद्धांत था, स्किनर के सिद्धांत में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्किनर के सिद्धांत में एक यह पूछा जाता है कि यह किसके नियम से पर आधारित है। स्किनर का जो सिद्धांत है वो किस नियम पे आधारित है। तो स्किनर का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है उस पर ही आधारित है। ठीक है, स्किनर ने यही कहा था कि अब हमारे ये चौथे नंबर पे था कॉलर, जो मैंने अभी आपको विस्तृत रूप से बता दिया है। लेकिन अब एक बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, आप सब याद कर लेंगे कि मतलब किस वैज्ञानिक ने किस पर प्रयोग किया। एक आप पेंसिल और कॉपी निकाल लीजिए, उसमें अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। थॉर्नडाइक की बिल्ली मर गई पावलाव के कुत्ते पर। ये केवल याद करने की एक ट्रिक है, वो आप उसी माध्यम से सीख सकते हैं। थॉर्नडाइक की बिल्ली मर गई पावलाव के कुत्ते पर, स्किनर का चूहा मर गया। कॉलर के चिंपैंजी पर। ठीक है, थॉर्नडाइक की बिल्ली मर गई पावलाव के कुत्ते पर, स्किनर का चूहा मर गया कॉलर के चिंपैंजी पर। यानी थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो बिल्ली पे किया था अपना प्रयोग, पावलाव का जो सिद्धांत था वह कुत्ते पर प्रयोग हुआ था, स्किनर का जो सिद्धांत था वो चूहे पे हुआ था, और कॉलर ने जो प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पे किया था। कॉलर का जो सिद्धांत था वो भी हम एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया था। कॉलर जी थे, उन्होंने एक कमरे में 4-5 चिंपैंजी लिए और बंद कर दिए। ऊपर पंखा था, देखिए पंखा ठीक बनना है कि नहीं पंखा था, पंखे पे यहाँ पे केले लटका दिए थे पंखे पे ऊपर, और नीचे यहाँ पे कमरे में चिंपैंजी बंद कर दिए थे 4-5। यहाँ पे एक डंडा रख दिया था और एक टेबल रख दी थी और कमरा बंद कर दिया था। अब यह था कि सभी चिंपैंजी उछल उछल के केले को पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन वह ऊपर इतना था कि ऐसे नहीं आ पाता। एक उसी में सुल्तान नामक चिंपैंजी था, वह बैठा हुआ सोच रहा था कि किस प्रकार से ये केले खाए जाएं। तो वह उठा, अचानक उसके दिमाग में सूझ आई, वह उठा और उसने पंखे के नीचे अपनी टेबल खिसकाई। खिसकाने के बाद यहाँ पे डंडा लिया और डंडे से ऊपर नीचे उतार लिया। तो यह जो सिद्धांत बताता है, ये बताता है कि अचानक सूझ के द्वारा मनुष्य सीखता है। कॉलर ने यह इस पे बताया। और क्या था, इन्होंने यह बताया कि चिंतन पर ज़्यादा जोर दिया है। तो पावलाव जी थे, इन्होंने सूझ के साथ साथ चिंतन पर जोर दिया है। अचानक सूझ होती है तब जल्दी व्यक्ति सीखता है, चिंतन करता है तब इंसान जल्दी सीखता है। चलिए, एक इनकी जो
कॉलर का सिद्धांत है उसके बारे में लिखित रूप से जान लेते हैं। कॉलर का जो सिद्धांत है अंतर्दृष्टीय सूझ का सिद्धांत कहलाता है। इसके जो प्रतिपादक हैं मैक्स बर्दिमर है, प्रयोग करता है हमारे कॉलर। प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, सहयोगकर्ता कोफका है। सीखने और गेस्टाल्ट का सिद्धांत इसको कहा जाता है। पूर्णाकार भी इसी का ही नाम है, पूर्णाकार का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत और अंतर्दृष्टीय सूझ का सिद्धांत, यह सब इसके उपनाम हैं। चलिए अब हम आगे जानते हैं इसके बारे में। अंतर्दृष्टीय सूझ के सिद्धांत में व्यक्ति संपूर्ण स्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरीके से सीख लेता है। इन्होंने बताया, चलिए शैक्षिक महत्व और जान लेते हैं। समस्या समाधान पर आधारित शिक्षा है। जब किसी को समस्या आए तो उसे थोड़ा चिंतन करने के लिए कह दिया जाए किसी बच्चे को, तो वह उस पर वर्क कर सकता है। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो सकता है। स्वयं खोजकर सीखना, जानते हैं चिंतन बच्चा करेगा तो स्वयं खोजेगा। तब रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोग है। समग्रता पर, समझ पर अधिक बल दिया है, समझ और सूझ पे। तर्क विश्लेषण की क्षमता उत्पन्न करता है। बालक के सामने स्पष्ट लक्ष्य प्रस्तुत होना चाहिए, तभी वह जल्दी सीखता है।